नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। कचहरी लेकर हाजिर हूं एनडीटीवी यानी भारत का विश्वास। कुछ घंटे पहले मैंने बीजेपी के प्रवक्ता रहे शहजाद पूनावाला का इंटरव्यू किया। बीजेपी छोड़ने के बाद ये उनका पहला इंटरव्यू था। मैंने उनसे पूछा कि आपने पार्टी क्यों छोड़ दी, आप तो अच्छे पद पर थे, टीवी पर फेमस थे। इस पर पूनावाला ने बताया कि आर्थिक तंगी का वो शिकार थे, किराया देने के पैसे नहीं थे। और यहीं से सवाल पैदा होता है कि आखिर राजनीति में नेताओं की कमाई का मॉडल क्या होता है। जो पदाधिकारी हैं उनका खर्च कैसे चलता है, क्या राजनीतिक दल सैलरी देते हैं? तो कचहरी में आज पहली पेशी इसी मुद्दे पर होगी। कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की एक किताब आने वाली है। यूं तो सोनिया गांधी के कई आर्टिकल सुर्खियां बनते रहे हैं, लेकिन पहली बार होगा जब एक पूरी किताब सोनिया गांधी ने खुद लिखी है। सवाल है कि किताब में सोनिया गांधी क्या कोई बड़ा खुलासा करेंगी? सोनिया गांधी की अपकमिंग बुक को लेकर किस तरह की चर्चा है, इस पर हम बात करेंगे। अब से थोड़ी देर पहले मैंने और मेरी सहयोगी सुचरिता कुकरेती ने बाबा बागेश्वर का इंटरव्यू किया। राम मंदिर में चंदा चोरी विवाद से लेकर जेनजी आंदोलन तक धीरेन्द्र शास्त्री ने खुलकर बात की। रात 10:30 बजे इंटरव्यू का एक हिस्सा आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नेताओं की सैलरी का सीक्रेट। राजनीति में आने का सपना देखने वाले हर शख्स के सामने एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि राजनीति करूंगा लेकिन घर कैसे चलाऊंगा। सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि राजनीति में पद तो मिल सकता है, पहचान मिल सकती है, मंच मिल सकता है, लेकिन क्या हर नेता को पार्टी से पैसा भी मिलता है, सैलरी मिलती है? बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के एक बयान ने इसी सवाल को बहस के केंद्र में ला दिया। एनडीटीवी इंडिया पर जब मैंने शहजाद पूनावाला से बीजेपी छोड़ने की असली वजह पूछी तो उन्होंने अपनी आर्थिक मुश्किलों का जिक्र किया। ये तक कह दिया कि किराया देना पड़ता है। ये इंटरव्यू सोशल मीडिया पर सुपर वायरल है, आपने शायद पहले से ही सुन लिया होगा, लेकिन आगे की बात करूं उससे पहले एक बार फिर आपको यह हिस्सा सुनवाना चाहूंगी। टीम से बाहर जाने का फैसला जब शहजाद पूनावाला ने कर लिया, एक दिन में लिया हुआ फैसला तो ऑफ कोर्स नहीं होगा, 2-3 साल से थॉट ऑफ प्लान होगा, 2 साल सोचा समझा, उसके बाद ये डिसीजन लिया। लेकिन बाहर जाने के पीछे कोई बहुत बड़ी वजह तो रही हो। बहुत बड़ी वजह, मेरा मकान मालिक मुझे केवल बीजेपी का नेता होने के लिए फ्री रेंट नहीं देता। मेरे मकान मालिक ने बोला भाई रेंट देना पड़ेगा, मेरे पास रेंट देने का पैसा नहीं। मैं इससे पहले मीडिया में था, एंकरिंग करता था, कंट्रीब्यूटर था, एडिटर, कंसल्टिंग, ये सब था। फिर वहाँ पे तो सैलरी थी। फिर आ गया बीजेपी में। बीजेपी में जब था तो 24/7/365 यहाँ पे करते थे काम, तो और कुछ करने का मौका नहीं मिला। अब सवाल ये है कि जब राजनीतिक दल अपने नेताओं को या अपने पदाधिकारियों को सामान्य नौकरी की तरह तनख्वाह नहीं देते, तो पार्टी के नेताओं का खर्च आखिर चलता कैसे है? घर कैसे चलता है उनका? कमाई कैसे होती है? वो राजनीतिक गतिविधियों का खर्च कैसे मैनेज करते हैं? और राजनीति की दुनिया में कमाई का मॉडल आखिर है क्या? यही इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। हमने कचहरी में जब इसकी पड़ताल की तो अलग अलग पार्टी के सूत्रों से बात भी की। सब जगह एक बात कॉमन निकली, और वो ये कि किसी भी पार्टी में पदाधिकारियों का काम अवैतनिक होता है, यानी उन्हें सैलरी नहीं मिलती है। राजनीति को आमतौर पर सोशल वर्क के रूप में ही लिया जाता है। ज्यादातर नेताओं या पदाधिकारियों का अपना काम धंधा होता है, वो आर्थिक रूप से पार्टी पर निर्भर नहीं होते। यहाँ तक कि पार्टी के कार्यक्रमों के लिए भी आने जाने का भी उन्हें रिम्बर्समेंट नहीं मिलता। हाँ, लेकिन पार्टी के दफ्तरों में जरूर कुछ लोग नियमित कर्मचारी के तौर पर काम करते हैं, लेकिन उनकी भूमिका दफ्तर में क्लैरिकल कामों से ज्यादा नहीं होती, और ये बात किसी भी नेता को पहले से पता होती है। इसीलिए अगर शहजाद पूनावाला अब ये कह रहे हैं कि उन्हें घर का किराया देने तक के लाले पड़ गए थे और पार्टी से उन्हें कोई सैलरी नहीं मिलती, तो ये बात कुछ हजम नहीं हो पा रही। मेरा मकान मालिक मुझे केवल बीजेपी का नेता होने के लिए फ्री रेंट नहीं देता। मेरे मकान मालिक ने बोला भाई रेंट देना पड़ेगा, मेरे पास रेंट देने का पैसा नहीं। और 24 के बाद मेरे मन में चुनाव आ गया था कि भाई या तो 24 घंटे ये करोगे तो फिर आप सैलरी कहाँ से कमाओगे। तो मैंने पार्टी को तब से ही कहना शुरू कर दिया था, और फिर 30 जुलाई को मैंने उनको रेजिग्नेशन ऑफर किया। उन्होंने बोला थोड़ा और टाइम दो, कॉन्टेम्पलेट करते, कुछ और तरीका है। पर जब मुझे लगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा तो मैंने बोला कि चलिए मैं प्राइवेट सेक्टर में जाता हूँ, वहाँ पे अपनी नौकरी करता हूँ। ये बात बहुत साफ है कि राजनीतिक दलों में नेताओं या पदाधिकारियों के लिए आर्थिक सुरक्षा का कोई फॉर्मल सिस्टम नहीं है। आम कार्यकर्ता की तो बात ही क्या करें फिर।
इसके बावजूद बहुत से लोगों में राजनीति को लेकर इतना क्रेज क्यों रहता है, तो इसकी कुछ मोटी मोटी वजहें समझ में आती हैं। जैसे लोग अपना प्रभाव और पहचान बढ़ाने के लिए पॉलिटिक्स में आते हैं, सत्ता के गलियारों में घुसपैठ बनाने के लिए आते हैं, इलाके में रसूख और दबदबा कायम करने के लिए आते हैं, सरकारी सिस्टम और प्रशासन तक पहुंच बनाने के लिए आते हैं, भविष्य में चुनाव लड़ने और बड़ा पद पाने की महत्वाकांक्षा लेकर आते हैं, नेटवर्क और संपर्क का दायरा बढ़ाने के लिए आते हैं। कुछ लोग सत्ता के करीब रहकर मिलने वाले अप्रत्यक्ष फायदे के आकर्षण में भी राजनीति में आते हैं। यानी राजनीति में आने की वजह सिर्फ कमाई नहीं है, कई बार प्रभाव, पहचान, पहुंच और सत्ता का आकर्षण आर्थिक सुरक्षा से कहीं बड़ा साबित होता है। लेकिन चतुर नेता उसे मिशन का नाम दे देते हैं, जैसा शहजाद ने दिया। बहुत सारे यंग लोग जो हैं वो आपकी बात सुनकर निराश हो जाएंगे आज राजनीति में। को मेरी बातों से देखकर प्रेरणा लेनी चाहिए कि भाई आपको जो करना है वो पोजीशन के लिए नहीं, मिशन और विशन के लिए करना है। एम्बिशन नहीं, विशन और मिशन हो तो चाहे पोजीशन हो या ना हो, आप वो लगातार काम कर सकते हैं। और मैं उसका उदाहरण हूँ। तो लाइफ में पद के लिए नहीं, कद के लिए काम करो। वो जो रवि किशन की भाषा में बोलूं तो ग्रो योर कद, पद फॉलोज माय ब्रदर, पद फॉलोज। चलिए, पर रेंट डज नॉट फॉलो। वैसे शहजाद पूनावाला की बात से एक सवाल तो पैदा होता ही है कि अगर पार्टी से किसी नेता या पदाधिकारी को कोई नियमित आमदनी नहीं है तो क्या उसका राजनीति में टिके रहना मुश्किल है? क्या राजनीति उन लोगों के लिए एक बहुत ही मुश्किल फील्ड है जो आर्थिक रूप से मजबूत परिवार से नहीं आते? तो राजनीति में क्या अर्थ के बिना सब व्यर्थ है? और इसे समझने के लिए एनडीटीवी इंडिया के दो सीनियर जर्नलिस्ट विकास भदौरिया, मनोज्ञा डोलवाल इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही हैं। अब आप लगातार कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े बड़े पदाधिकारियों तक पार्टी के भीतर क्या चल रहा है वो सब करीब से देखते रहे, और इसीलिए विकास, शहजाद तो बोलकर चले गए कि घर का किराया देना है इसलिए पार्टी छोड़ने का फैसला हमने ले लिया। लेकिन देश के लाखों युवा जो पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन करने के बारे में सोचते हैं, तो इसका मतलब ये है कि क्या पहले उनको अपने घर में कुछ और व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी? क्या चलता है पॉलिटिकल पार्टी के भीतर का अर्थशास्त्र? बात नहीं है मीनाक्षी, सबको पता है कि राजनीति में पैसा आप कमा सकते हैं, लेकिन एक कद हासिल करने के बाद। और वो कद हासिल करना क्या होता है? आप कहीं मेयर बन जाएं, पार्षद बन जाएं, विधायक बन जाएं, मंत्री बन जाएं, सांसद बन जाएं, केंद्र में मंत्री बन जाएं, तब आप पैसा बना सकते हैं। आपकी सैलरी भी आती है और आप फिर 2 नंबर के काम करके भी पैसा बना सकते हैं। बहुत सारे राजनीतिज्ञों के यहाँ इस तरह से जब बड़ी बड़ी एजेंसीज ने छापे मारे हैं तो उनके यहाँ करोड़ों रुपए के बंडल्स भी मिले हैं, और इसके पिछले 75 सालों में सैकड़ों एग्जाम्पल हैं। लेकिन वो स्तर हासिल करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। उससे पहले आपको राजनीति चलाने के लिए अपने स्तर पर ही कोई काम धंधा करना पड़ता है। हर व्यक्ति जो राजनीति में सक्रिय है उसका निजी कोई काम धंधा होता है। जिसके पास ज्यादा हाथ नहीं है वो जमीन का धंधा कर लेता है, जमीन की खरीद फरोख्त करता है। जिसके पास अपना पुश्तैनी धंधा है वो करता है, नहीं तो किसी के साथ मिलकर ठेकेदारी करता है, किसी फैक्ट्री में पार्टनरशिप करता है। हमेशा राजनेता जो भी रहते हैं वो निचले स्तर से ऊपर स्तर तक आने के पहले सभी कोई ना कोई धंधा करते हैं। हाँ, अगर आप कम्युनिस्ट पार्टी के काडर हैं और उसने आपको काडर के तौर पर पहचान दी है और उसने आपको देश के अलग अलग हिस्सों में ड्यूटी के लिए भेजा है, तो वो आपको तनख्वाह रखते हैं। अगर आप आरएसएस के प्रचारक हैं तो आपको रहने खाने ठहरने का सारा इंतजाम जो है विकास, लेकिन ये बात तो फिर क्लियर है कि शहजाद पूनावाला भी डे 1 से ये बात जानते थे जब आप पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं कि भीतर ये सिस्टम चलता है, और उन्होंने खैर कहा भी सोशल वर्क का जब जिक्र कर रहे थे। लेकिन मनोज्ञा, ये तो बात हो गई सत्ताधारी दल की, देश की सबसे बड़ी पार्टी की। लेकिन विपक्ष जो सालों से फिलहाल सत्ता से बाहर है, और ऐसे में फंड्स, पैसा, पावर, बेशक आज की तारीख में अब पॉलिटिकल पार्टीज भी कॉर्पोरेट स्टाइल में काम कर रही हैं, लेकिन कॉर्पोरेट का कल्चर उस तरह से नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज के भीतर, और विपक्ष के लिए तो ये चुनौती और बड़ी है। तो ऐसे में जिन लोगों को पॉलिटिक्स में आना है उनके लिए क्या है मंत्र फिर? देखिए, पैसा और पावर, ये दो ऐसी चीज हैं, द 3P ऑफ लाइफ मैं कहती हूँ कि पैसा, परिवार और पावर, ये 3 जिसके पास है वो सबसे ज्यादा सुखी प्राणी है। सो ही इज द 4th P ऑफ द यूनिवर्स। द 4P में
पैसा, पावर, परिवार और वो सबसे सुखी प्राणी हो जाता है। लेकिन जब आप बात कर रही है ना मीनाक्षी, आपको दो बातें समझनी होंगी। सबसे पहला, इसको कहते हैं प्याज की थ्योरी, यानी कि सरकार ने, प्याज के दाम बढ़ गए थे तो सरकार गिर गई थी और इसलिए लोगों ने वोट नहीं दिया, ये हो गया था इसलिए लोगों ने वोट नहीं दिया, तो अब अगर रेंट देना है इसलिए हमें नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अब तक तो बीजेपी में प्रवक्ता बनकर बढ़िया चल ही रहा था ना, एकदम से क्या हुआ, वो क्या नहीं मिला जिसकी वजह से अपने भाड़े की, अपने किराए की याद आ गई कि अभी हमें किराया देना है इसलिए प्राइवेट नौकरी करनी पड़ेगी। तो बात तलखी से शुरू होती है कि जब आपको वो रास्ता नहीं मिल रहा है या जो चीज नहीं चाहिए वो नहीं मिल रही, तो अंगूर जब खट्टे हो जाते हैं तो अंगूर के पेड़ पर सवाल उठा देते हैं कि नहीं जी भाई, यहाँ पर दिक्कत थी, कांटे ज्यादा थे, अंगूर मिले नहीं तो हम आगे बढ़ गए। तो किराया तो एक बहाना है। ये ठीक उसी तरह से प्याज की थ्योरी है कि प्याज के दाम बढ़ गए थे तो सरकार गिर गई, लेकिन ऐसा है नहीं। विकास बहुत मुस्कुरा रहे हैं मनोज, आपकी बात सुनकर। 4P में जी रहे थे और वो चौथे प्राणी सबसे खुश भी थे। पता नहीं आप फ्रेम अभी देख पा रही है नहीं देख पा रही है, लेकिन विकास बहुत मुस्कुरा रहे हैं। अंगूर खट्टे हैं विकास, अंगूर खट्टे हैं। मनोज्ञा की जो बातें होती है ना, वो ऐसी होती है जैसे बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण होता था ना, बहुत लच्छेदार। तो मनोज्ञा जब लाइव में होती है तो बहुत लच्छेदार बातें करती है। देखिए, उन्होंने 3P से शुरुआत की, फिर 2 बातें बताई, तो आप मनोज्ञा को सुन के ना बहुत दिलचस्प लगता है, हमारे दर्शक भी बंदे आते हैं। लेकिन भीतर की बात आपने कहा तो बता देते हैं। देखिए, ऐसा हुआ कि शहजाद पूनावाला के मीडिया सेल के भीतर बहुत असंतोष था। मीडिया सेल के पैरेलल वो एक मीडिया सेल चलाते थे और सुबह कोई भी इशू पार्टी को रेस करने का जब तय होता था तो उससे पहले कि ये तय हो कि कौन सा प्रवक्ता बाइट देगा, शहजाद पूनावाला अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करके ब्रॉडकास्ट मैसेज पे सभी मीडिया हाउसेस को भेज देते थे और कुछ मीडिया हाउसेस उसको बिना सोचे समझे उठा के एयर पे डाल देते थे। इस बात को लेकर मीडिया सेल के भीतर बीजेपी के बहुत नाराजगी थी। उनको पार्टी के 2 बड़े नेताओं का वरद हस्त था। दोनों बहुत ताकतवर नेता थे जिनके दम पर शहजाद पूनावाला मीडिया सेल के अनुशासन को ताक पर रखे हुए थे। इनमें से एक नेता कुछ समय पहले कमजोर हुए और दूसरे नेता का भी लगातार जो ताकत थी वो घट रही थी और ऐसी सूरत में जो शहजाद पूनावाला की ताकत थी वो भी कम हो रही थी। इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम आनी थी। शहजाद पूनावाला को यह एहसास हो गया था कि उनका प्रमोशन नहीं होने जा रहा है। इसी बीच मीडिया सेल, बीजेपी के मीडिया सेल के भीतर ही उनका एक पार्टी के को कन्वीनर और प्रवक्ता के साथ कुछ विवाद हुआ। बात ईगो पर आ गई और शहजाद पूनावाला ने उसी दिन व्हाट्सएप ग्रुप पर यह अनाउंस कर दिया कि वो पार्टी से अलग हो रहे हैं। बाद में आधिकारिक तौर पर उन्होंने जिस दिन टीम आनी थी उसके एक दिन पहले पब्लिकली वो इस्तीफा डाल दिया, सभी को सूचित कर दिया। और ये सवाल मैंने खुद शहजाद पूनावाला से पूछा भी कि नितिन नवीन जी की नई टीम बन गई और आप तो उससे पहले चले गए पार्टी से, तो ये किस तरह की परिस्थिति है? तो उन्होंने कहा कि जो प्लेयर इस्तीफा देकर बैठा है उसे कंसिडरेशन में कैसे लिया जाएगा। लेकिन मनोज्ञा, विकास, आप दोनों का बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और दरअसल पर्दे के पीछे क्या चलता है उस पर भी यहाँ पर कचहरी में फाइल खोलने के लिए। लेकिन देखिए, राजनीति का एक उसूल है जहां मुद्दों को सुविधा के हिसाब से जनता के बीच परोसा जाता है। यूपी चुनाव नजदीक है, अखिलेश हो या योगी आदित्यनाथ पूरी ताकत से जनता के बीच जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे पर वार पलटवार हो रहे हैं और इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने एनडीए के सीट बंटवारे को लेकर एक पोस्ट किया। अखिलेश यादव ने एक तरह से ऐलान कर दिया कि बीजेपी अपने सहयोगियों को कितनी सीट दे सकती है या देने का विचार कर रहे हैं। सवाल है, इसके जरिए अखिलेश यादव क्या मैसेजिंग कर रहे हैं? ये मैसेजिंग किसके लिए है और क्या वो योगी आदित्यनाथ के सहयोगियों को खुद के लिए उपयोगी बनाना चाहते हैं या फिर एनडीए में कोई ऐसी बात है जिसे अखिलेश सामने लाना चाहते हैं? हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। हम लोगों के यहाँ कोई दिक्कत नहीं, सीट का कोई झगड़ा नहीं है। उनके यहाँ झगड़ा है, कांग्रेस और सपा का झगड़ा है। तो आज के दिन में अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम लोगों की चिंता छोड़, वो अपनी बात कहे तो अच्छा है। यूपी की सियासत में इस वक्त ये पोस्ट सुपर ट्रेंडिंग है। अखिलेश यादव ने इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पोस्ट किया। इसमें बीजेपी पर हमला तो था ही, लेकिन साथ ही बीजेपी के अलायंस पार्टनर का नाम
और उनके सामने सीटों की संख्या थी। अखिलेश ने दावा किया कि पीडीए के दबाव में बीजेपी अपने साथियों की सीटें बढ़ाने वाली है। तो नहीं किया, उन्होंने तो गिनती दी है कि आरएलडी को 73 सीट, किसी को 19 सीट, किसी को 21 सीट। लेकिन भारतीय जनता पार्टी परेशान है। आप सबको पता है कि पिछड़ों के नाम पे आके सरकार, पिछड़ों के मुख्यमंत्री बनाने वाली सरकार उनको स्टूल दे देती है और खुद जो है एक अगड़े समाज के व्यक्ति को एक बार नहीं 2 बार मुख्यमंत्री बनाती है और तीसरी बार बनाने के लिए आतुर है। ये भी हो सकता है कि जो हमने गिनतियां दी हैं उससे ज्यादा भी इन पीडीए वालों को मिल जाएगा। चलो, उनका फायदा होगा, कम से कम चुनाव तो लड़ेंगे वो। बात सीधी है। समाजवादी पार्टी इस बात की जांच परख कर रही है कि 27 के यूपी चुनाव के लिए एनडीए गठबंधन में असल में कितना करंट है। कोई तार फ्यूज तो नहीं है। जैसे ही अखिलेश ने सियासी सॉकेट में टेस्टर डाला, बीजेपी के सहयोगी दलों की लाइट ऑन हो गई। जिन दलों के नाम लिए गए थे, एक एक करके सबके रिएक्शन सामने आए। लेकिन ओपी राजभर और संजय निषाद के बयान में एक छिपी हुई टीस नजर आई। तो ये लोग सिर्फ दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ एनडीए गठबंधन इतना मजबूत है कि ये 39 नहीं 100 सीट भी वो दिखा सकते हैं, 403 सीट दिखा सकते हैं। हम लोगों के यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सीट का कोई झगड़ा नहीं है। 18% निषाद है हमारा, तो हम कह रहे हैं कि निषादों को देना, चाहे हमको दें, चाहे निषाद लड़ाए ना, हमको दे। निषाद पार्टी आया चाहे हमारे पास पहले में देखो, हम लोग मांगने वाली बिरादरी तो है नहीं। हम लोग निषाद राज ने जीत दिया भगवान राम को, उन्होंने एक पहचान थी। हम भी भारतीय जनता पार्टी को जीत दे रहे हैं। 2019 जीत दिया, 2022 दिया, 2024 दिया। हमारी अपेक्षा तो पहले है कि निषादों का हक जो आरक्षण वो लागू हो जाए। सियासत में कहावत है, बार वहां करो नस वो पकड़ो जहां विरोधी को दर्द भी हो और वो दिखा भी ना पाए। तो क्या अखिलेश यादव को बीजेपी अलायंस में कोई लूप होल नजर आया है? क्या एनडीए की नाव में वाकई कोई छेद दिखा है? क्योंकि निषाद लगातार कह रहे हैं कि वो आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी से क्लैरिटी चाहते हैं। मैं तो हमेशा जब भी पहले सड़क पर बोलता था, अब सदन में बोलता हूँ, और सदन में भी मैंने कई बार रखा है। संविधान एक सामाजिक न्याय की स्थापना की बात करता है। सामाजिक अन्याय है कि जो सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि SC ST OBC का जो आरक्षण है 50% के अंदर 23% SC का, 27% OBC का, सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि भाई 27% में अकेले जो है लगभग 99.99% एक ही वर्ग के लोग हैं और 23% में एक ही बार। जब हम संवैधानिक रूप से अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं, हम कह रहे हैं संवैधानिक व्यवस्था सब लागू हो रही है, तो निषादों के लिए क्यों नहीं लागू हो रही है? सियासत का असूल यही है कि जहां मौका मिले वहां महत्वाकांक्षाओं के पतंग को हवा दो, वक्त का इंतजार करो। समाजवादी पार्टी ने एनडीए के अलायंस की गहराई तब टेस्ट की है जब बीते चुनाव के आंकड़ों को लेकर सियासी दल ड्राइंग बोर्ड पर हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी तब 75 सीटों पर लड़ी थी। उसने आरएलडी को 2 सीट दी थी, अपना दल को भी इतनी ही सीटें मिली थी, जबकि राजभर की पार्टी को 1 सीट मिली थी। तब एनडीए ने 80 में से 36 सीट जीती थी। जहां तक यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की बात है, तब बीजेपी ने 403 में से 376 सीट पर लड़ाई लड़ी। अपना दल को 17 सीट दी थी, निषाद पार्टी को 10 सीट दी गई थी। तब एनडीए ने 403 में से 273 सीट जीती थी। वहीं राजभर की पार्टी तब समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में थी। तो बता दें सूत्र क्या है और ऐसा कौन सा वीआईपी सूत्र है जो इन सब चीज़ों को उनके सामने रख रहा है। मुझे तो लगता है कि धीरे धीरे वो परेशानी की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए अफवाह फैला रहे हैं। वो अपनी बात कहे तो अच्छा है। उनके साथ खड़े होने वाले हर सहयोगी जिन्होंने आज तक उनका सहयोग किया हो या जो आज भी उनके साथ खड़े हों, उनको वो इस तरह के बयानबाजी से सोचने को मजबूर कर रहे हैं। बाकी लोकतंत्र है, जनता सबको बनाती है, जनता जनार्दन। अब बात निकली तो अखिलेश वाले अलायंस तक भी पहुंच गई। अखिलेश की लिस्ट के जवाब में बीजेपी और सहयोगी ने भी ऐसी ही लिस्ट निकालना शुरू कर दिया। ऊपर से कांग्रेस नेता इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी नेता आशु मलिक की नोकझोंक का वीडियो वायरल होने लगा। कांग्रेस कहने लगी, सीटों की बात है तो सम्मान हमको भी चाहिए। रेस्पेक्टफुल समझौता होना चाहिए। हम पार्टनर्स हैं, इंडिया ब्लॉक के साथी हैं और हम लोग मजबूती के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि हम लोग हमारा लक्ष्य है 2027 में सरकार बनाना और हम अखिलेश यादव जी के चेहरे को आगे बढ़ाकर चल रहे हैं। तो वो हम बड़ा दिल रखते हैं, वो भी बड़ा दिल रखें। इधर बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने दावा किया कि अखिलेश यादव कांग्रेस को 300 सीट दे सकते हैं ताकि हार का मेडल राहुल के सिर सजे। अखिलेश जिम्मेदारी से बच जाए। अखिलेश यादव जी बहुत चिंता में है, परेशानी में है
और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन पर लगातार डोरी डाल रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, तमाम प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं कि कैसे कोई अलायंस पार्टनर उनके साथ जुड़े। क्योंकि जिस तरह से चाचा शिवपाल यादव चचा आजम खान के साथ अकेले में गुफ्तगू कर रहे हैं, वो खतरे का संकेत समाजवादी पार्टी के लिए। यूपी में चुनाव है तो बार पलटवार का दौर अभी चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि अखिलेश के पोस्ट ने बीजेपी के साथी दलों को सोचने का मौका जरूर दे दिया होगा। हो सकता है इसी बहाने बीजेपी से बार्गेनिंग पावर बढ़ाएं, और अगर बात नहीं बनी तो फिर कौन किसके साथ और किसके खिलाफ लड़ेगा, ये कोई नहीं जानता। दिल्ली से जैनेंद्र कुमार और लखनऊ से रणवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। राजनीति को आप कई चेहरों से समझ और जान सकते हैं। भारतीय राजनीति में एक चेहरा सोनिया गांधी भी हैं, जो अब बताने जा रही हैं, जिसके बारे में जानने का कौतूहल लोगों में रहता है। सोनिया गांधी की किताब आने वाली है। नजर इस पर है कि सोनिया गांधी उस किताब में किस तरह के सीक्रेट्स आउट करती हैं। भारतीय राजनीति में शायद ही कोई दूसरा परिवार होगा जिसकी मौजूदगी सत्ता और सियासत में एक सदी से भी ज्यादा वक्त से लगातार बनी हुई हो। इस परिवार की कहानी जितनी बड़ी है, उतने ही बड़े हैं इससे जुड़े किस्से, किरदार और अनकहे राज। लेकिन अब पहली बार नेहरू गांधी परिवार की वही कहानी परिवार की बड़ी बहू अपनी जुबानी सुनाने जा रही है। वो महिला कोई और नहीं, खुद सोनिया गांधी हैं, जिनकी 544 पेज की किताब बिलोंगिंग ए जर्नी ऑफ लव इसी साल 10 नवंबर को रिलीज होने वाली है। ऐसा माना जा रहा है कि ये किताब सिर्फ एक राजनीतिक संस्मरण नहीं होगी, बल्कि इसे उस परिवार की कहानी के तौर पर देखा जा रहा है जिसे दुनिया ने हमेशा राजनीति के चश्मे से देखा। लेकिन सोनिया गांधी अब शायद उस परिवार का इंसानी चेहरा सामने रख रहे हैं। दुनिया को अपनी और राजीव गांधी की लव स्टोरी के बारे में खुद बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में कुछ ही लोगों को पता है। सोनिया गांधी का भारत में आना, राजीव गांधी से उनका प्रेम प्रसंग जो कैम्ब्रिज शहर में हुआ, वहाँ पर मैं उसके एक रेस्टोरेंट में गया हूँ। तो उस रेस्टोरेंट में जो था, सोनिया गांधी अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए वो कैम्ब्रिज शहर आई हुई थी और राजीव गांधी भी वहीं पढ़ रहे थे। तो एक दिन का वाक़या ये है कि राजीव गांधी ने देखा वो अपने दोस्तों के साथ में आकर के, उसमें कई सारे उनके दोस्त थे, उनके साथ आके बैठे थे और दूर एक लड़की बैठी हुई थी और जो था पास्ता खा रही थी। और तो उनको उसकी तरफ कुछ उनको आकर्षण हुआ। वो उस लड़की ने भी उनको देखा। फिर राहुल गांधी ने एक जो टिश्यू पेपर होता है, राजीव गांधी ने एक जो टिश्यू पेपर होता है, टिश्यू पेपर पर एक कविता लिखी छोटी सी, और कविता लिख करके जो बैरे के ज़रिए, वेटर के ज़रिए सोनिया गांधी को भिजवाई। तो इस तरह से उनका वहाँ एक प्रेम प्रसंग हुआ। हालांकि नेहरू गांधी परिवार के बारे में किताबें कम नहीं हैं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, कांग्रेस, आपातकाल, 1984, 1991 से लेकर 2004 तक इस परिवार की राजनीतिक कहानी के लगभग हर अध्याय पर बहुत कुछ लिखा गया है। लेकिन शायद बहुत से किस्से अनकहे हैं। को पता नहीं था कि राजीव गांधी जो है वो इंदिरा गांधी के बेटे हैं। जो समय इंदिरा गांधी देश में सूचना प्रसारण मंत्री थी, 1966 की मैं बात कर रहा हूँ, जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे और फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। तो एक दिन सोनिया गांधी ने अखबार में इंदिरा गांधी की तस्वीर देखी जो ब्रिटेन के अखबारों में छपी थी। तब उन्होंने पूछा कि ये कौन है, ये तुम्हारी माँ है। तब राजीव गांधी ने बताया कि हाँ, वो इंदिरा गांधी के बेटे हैं। तो इस तरह से बड़े सारे उसके किस्से हैं। कैम्ब्रिज में जगह जगह कहीं वो आइसक्रीम बनाते थे, वहाँ लोग पार्ट टाइम काम भी करते थे। कहा जा रहा है कि इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शायद राजनीति नहीं, लव और लॉस है। यानी ये किताब प्रेम और त्रासदियों की कहानी भी है, ये रिश्तों की कहानी भी है। इटली के एक छोटे से गांव में पली बड़ी एक लड़की 1965 में कैम्ब्रिज पहुंचती है, जहां 19 साल की सोनिया मैनो की मुलाकात राजीव गांधी से होती है। उन मुलाकातों के साए में एक प्रेम कहानी पलती है और फिर यही प्रेम एक दिन सोनिया गांधी को भारत ले आता है। एक विदेशी लड़की धीरे धीरे हिंदी सीखती है, साड़ी पहनती है, भारतीय खाना सीखती है और फिर बनती है देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बहू। सोनिया गांधी भारत आई
तो उनका परिवार उनकी शादी के लिए सहमत नहीं था और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तो सोनिया गांधी जब आई तो उनको एयरपोर्ट के ऊपर जनवरी 1968 की बात है, तो उनको रिसीव करने वहाँ अमिताभ बच्चन और उनके भाई अजिताभ बच्चन गए और सोनिया गांधी अमिताभ अजिताभ का जो घर था दिल्ली में वहाँ के ऊपर हरिवंश राय बच्चन का घर जो है गुलमोहर पार्क में, वहाँ के ऊपर वो जाके रहीं, शादी से पहले वहीं रहीं, शादी की कई रस्में वहीं हुई। इसीलिए वो सोनिया गांधी कहती है कि मेरी 3 माँ हैं, एक सोनिया गांधी की जो माँ और दूसरा तेजी बच्चन और तीसरा इंदिरा गांधी। लेकिन इस कहानी में खुशियों से ज्यादा कुछ बड़े त्रासद मोड़ भी हैं। संजय गांधी की विमान हादसे में मौत, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या और उसके बाद सोनिया की तमाम आशंकाओं के बावजूद राजीव गांधी का प्रधानमंत्री बनना और फिर 7 साल बाद 1991 में राजीव गांधी की हत्या। यानी राजनीति ने सोनिया गांधी को सत्ता के करीब नहीं पहुंचाया था, बल्कि निजी त्रासदियों ने उन्हें राजनीति की तरफ धकेला। सोनिया गांधी की राजनीतिक यात्रा बहुत दिलचस्प है और बड़े उसमें उतार चढ़ाव है। हमें जब उनकी अभी उन्होंने पुस्तक लिखने का एक निर्णय लिया और पुस्तक आ रही है, उसमें हमें सही ढंग से पता भी चलेगा कि वो क्या राजनीति में स्वेच्छा से आई या मजबूरी में आई, क्योंकि उनके बारे में तरह तरह की बातें कही जाती है कि सोनिया गांधी को, जैसे पीसी अलेक्जेंडर ने अपनी किताब में लिखा है कि सोनिया फॉट लाइक टाइग्रेस, मतलब जब इंदिरा गांधी का निधन हो गया और राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली के अस्पताल में इंदिरा गांधी का शव रखा हुआ था और वहां राजीव गांधी को कहा गया कि आप ओथ लें वैसे प्रधानमंत्री, तो सोनिया गांधी ने उसका विरोध किया। इस कहानी की सबसे बड़ी पॉलिटिकल मिस्ट्री है साल 2004 की, वो साल जब कांग्रेस सत्ता में लौटती है। सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना जाता है, लेकिन वो तमाम मान मनोबल के बावजूद प्रधानमंत्री नहीं बनती। यही वो फैसला है जिस पर पिछले 2 दशक में अनगिनत सवाल पूछे गए। आखिर साल 2004 में सोनिया गांधी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनी? क्या ये उनका व्यक्तिगत फैसला था या राजनीतिक परिस्थितियां? अब अगर सोनिया गांधी अपनी किताब में इस फैसले को अपनी नजर से समझाती हैं, तो जाहिर है 2004 का वो सवाल एक बार फिर जिंदा होगा। सोनिया गांधी की बातें देखिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी, क्या लिखती हैं और क्या छोड़ती हैं। मैं इसका अध्ययन करता हूँ, जो लोग अपने जीवनी लिखते हैं, मैंने बहुत सारी जीवनी लिखी, तो जीवनी में जो छोड़ा जाता है उसके भी राजनीतिक पहलू होते हैं और मंशा होती है और जो शामिल किया जाता है, तो सबकी निगाहें रहेंगी कि वो क्या लिखती हैं, क्या छोड़ती हैं। जिस परिवार के बारे में पिछले दशकों में दूसरों ने हजारों पन्ने लिखे, उसी परिवार की बहू अपनी आवाज में अपनी कहानी लिख रही है। तो असली सवाल ये नहीं है कि सोनिया गांधी की किताब में क्या है, असली सवाल ये भी है कि क्या बिलोंगिंग नेहरू गांधी परिवार की उन कहानियों का दूसरा पक्ष सामने लाएगी जिन्हें अब तक राजनीति ने अपने हिसाब से सुनाया है। क्या सोनिया की किताब में 2004 के फैसले का जवाब मिलेगा? क्या इंदिरा और राजीव के साथ उनके रिश्तों की कोई अनकही परत खुलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, जिस परिवार को पिछले 1 दशक में राजनीति ने सबसे ज्यादा कटघरे में खड़ा किया, क्या अब उसी परिवार की एक सदस्य पहली बार उस कटघरे के बाहर खड़े होकर अपनी कहानी खुद सुनाएंगी? कचहरी में अब आपको बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के वो बयान सुनाते हैं जो इस वक्त सुर्खियां बन रहे हैं। अब से कुछ देर पहले मैंने और मेरी सहयोगी सुचरिता ने बाबा बागेश्वर से कई मुद्दों पर खुलकर सवाल पूछे, जिसमें राम मंदिर चंदा चोरी विवाद से लेकर स्वामी रामदेव के जेनजी पर बयान को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कहा और क्यों उन्हें कुछ लोग बार बार एक पार्टी के करीब बताते हैं, इस पर क्या बोले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, आपको इंटरव्यू का वो हिस्सा सुनवाते हैं। आपके विरोधियों ने जिस तरह से निशाना साधा उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो एक मुद्दा छाया चढ़ावा चोरी का, जिसे लेकर इस वक्त सत्ता हमारे विरोधी, वो आपने भी जो बयान दिया उस पर कई लोगों ने आपके ऊपर भी सवाल खड़े किए और उनका एक कहना यह था, क्योंकि आप पर्ची लिखते हैं जी, कि क्या बाबा को पर्ची से नहीं पता चल सकता था कि चढ़ावा चोरी होने वाली है, या कौन वो लोग हैं जिन्होंने चढ़ावा चोरी को दुनिया में अनंत घटनाएं घट रही, 24 घंटे हम शक्तियों के संपर्क में नहीं रहते, उसकी एक विधा है गद्दी। अब आप 24 घंटे थोड़ी रिपोर्टर रहती, घर पे जाके भाई के साथ बहन का नाता निभाते, पति के साथ पत्नी का नाता निभाते, पुत्रों के साथ मात्र का नाता निभाते, माता जी के साथ बेटी का नाता निभाते, पर 24 घंटे रिपोर्टर थोड़ी वहां भी जाके अच्छा बताइए आपके ऊपर आरोप लगा कि आपने आज काम नहीं किया, ऐसा थोड़ी आप करते हैं।
तो हर समय 24 घंटे वही ऐसी 24 घंटे हम थोड़ी संपर्क में रहते हैं। जब बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, इंट्यूशन हमें लगती है, हम बता देते हैं, उसकी एक परंपरा है, विधि है, और लोग आते हैं, अपना प्रश्न रखते हैं, उसके हिसाब से हम उत्तर दे देते हैं। किसी को ऐसी कोई खुजली हो तो मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई ये सवाल लेकर आएगा फिर तो भी अगर मन में हो उनके तो भाग्य सुधाम आ सकता है। दूर थोड़ी है, हम विदेश में थोड़ी रहते हैं, भारत में ही रहते हैं। तो हम 24 घंटे शक्तियों के संपर्क में नहीं रहते। ना हमारे पास ऐसी कोई शक्ति है कि 24 घंटे ही बताती रहे कि हाँ भाई अब तुरंत न्यूज पे बयान दे दो, वहां पे भूकंप आने वाला है महाराष्ट्र में, अब बयान दे दो कि ट्रेन एक्सीडेंट होने वाली है, हवाई जहाज क्रैश होने वाली है। आप आहत हुए, आप दुखी हुए जब आपने पहली बार सुना कि भगवान श्री राम हर सनातनी दुखी हुआ। हम क्या, हर सनातनी दुखी। राम आराध्य है, राम हमारे देश की आस्था का केंद्र है। 500 सालों की लड़ाई जिनके लिए लड़ी गई, जिन्होंने अपनी श्रद्धा से गहने बेच बेच करके चढ़ावा चढ़ाया, निश्चित रूप से बुरा हुआ, निंदनीय हुआ, घोर निंदनीय हुआ। हमने उस पर बोला भी कि रावण ने तो केवल माता जानकी जी का हरण किया था तो उसका वंशनाश हो गया था, इधर तो राम जी के चढ़ावा का जो है हरण हो गया। अब पता नहीं उनका क्या होगा। लेकिन सनातन का एक और बड़ा चेहरा है स्वामी रामदेव। वो कहते हैं कि ना हिंदू की बात हो, ना मुसलमान की बात हो, ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में, देश का युवा खतरे में है। स्वामी रामदेव जब मंच पर आकर इतना बड़ा बयान देते हैं, जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी कर दूंगा, ये तक उन्होंने कह दिया। हाँ, क्यों जरूरत पड़ गई उनको ऐसा कहने की? या सनातन की तरफ से जो बड़े चेहरे हैं, देखो वो बड़ा व्यक्तित्व हैं और संत हैं, हम उनकी बात पर कुछ भी अपनी बात तो नहीं कह पाएंगे, उतनी सामर्थ्यता हमारी नहीं। इस देश के योग ऋषि हैं और हमारे लिए तो बहुत आदर्श हैं। और किस भाव, किस दृष्टि से उन्होंने ये कहा, और युवाओं को लेकर के कोई चिंता उनके मन में सता रही, तो उन्होंने अपनी बात को रखा और युवा खतरे में है। देखिए वर्तमान समय में परिस्थितियां तो विचित्र हैं, युवा खतरे में हैं, ये हम कह पाना बहुत कठिनता के साथ में, इस बात को हम सही या गलत के तथ्य में नहीं जा सकते, पर इतना कह सकते हैं कि वर्तमान में बदलाव की तो आवश्यकता है। मैं ये कहूंगी मीनाक्षी, जब होली पर आपसे साक्षात्कार किया था मैंने, तब तो उस समय तो आप, जैसा मुझे कहना चाहिए, मैरिज रेडी लग रहे थे। आपने कहा फर्क मुझे भी दिख रहा है। आपने कहा मैं शादी के लिए तैयार हूँ, माता जी लड़की देख रही है। तैयार तो अब आज आप गलत न्यूज ना चलवा देना हमारा पत्ता साफ हो जाएगा। पता लगा कि जो शादियों के लिए आ रहे वो और आना बंद हो जाएगा। आप सही न्यूज बता दीजिए, कहीं कुछ फिक्स हुआ या नहीं हुआ? अभी तय नहीं हुआ, पर होना है। माँ लगी हुई है उसमें, और हमने कहा कि जैसे ही हॉस्पिटल के संकल्प से निवृत्त हो जाएंगे गृहस्थ में प्रवेश करेंगे। पर ये देशव्यापी मुद्दा नहीं है हमारी शादी। ये भी बता दीजिए कि आपको पत्नी कैसी चाहिए? हमारे जीवन में मायने ये नहीं रखता कि है कहाँ से, कौन है और क्या करते हैं, क्या एजुकेशन है। ये ठीक है, जीवन जीने के लिए जरूरी है, पर सबसे ज़्यादा सौंदर्य से ज़्यादा समझदारी आवश्यक है। हमको अर्धांगिनी चाहिए जो हमारे जीवन को समझ सके, हमारी परिस्थितियों को समझ सके, हमारे परिवार को समझ सके, और हमारे मार्ग में बाधक ना बने, साधक बने। ये मैंने आपसे पिछली बार भी पूछा था, अब एक बार फिर पूछूंगी, क्योंकि पिछली बार जवाब नहीं मिला था जी। आप एक स्टाइल आइकॉन भी बनते जा रहे हैं। अब लोग आपकी वेशभूषा की चर्चा करते हैं, अलग अलग तरह के आप कुर्ते पहनते हैं, अलग अलग, मतलब इस कोई ड्रेस डिजाइनर है क्या आपका? नहीं बताते हैं आप, लेकिन है तो इस बात को लेकर मैं अब लोग ही हमारे ड्रेस डिजाइनर जो जुड़े हुए हैं, आस्थावान, हमारा परिवार बागेश्वर धाम के प्रति निष्ठा रखने वाले, बालाजी के प्रति निष्ठा रखने, कोई आता है श्रद्धा पूर्वक चढ़ा जाता है कि आप ये धारण करिए, तो उसकी श्रद्धा को, काहे को हीन करें तो हम कह देते भाई लाओ। अब एक भगत ने कहा कि आप ये डाल लो, तो हमने डाल ली। अब कोई कह गई बड़ी ड्रेस डिजाइन है, तो कोई खास ड्रेस आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें? हमारा इसमें कोई खास इंटरेस्ट, मन में रहता कि जो मिले तो पहनना चाहिए। हमने एक कुर्ते में जीवन निकाला है, तो अब क्या हमारे मन में ऐसा रहे। पर हाँ, मना नहीं करते, कोई भगत का भाव हुआ कि आप ये पहनो तो हम पहन लेते। वैसे इंटरव्यू के बाद आपकी कोई श्रद्धा जगह तो आप भी समर्पित कर हमारे कई लोग आपके वार्डरोब में से चीजें मांग रहे हैं कि बाबा का वो कुर्ता बहुत अच्छा था, वो मंगवा दीजिए। आप उल्टा हमें बोल रहे हैं। पहले आप अर्पण करें, फिर हम समर्पण कर देंगे, आपकी टीम को भी कुछ अर्पण वापस कर देंगे। अच्छा, इन दिनों आपके ऑस्ट्रेलिया दौरे की बड़ी चर्चा रही, तस्वीरें भी आई और वहां पर जो आपके अलग अलग कार्यक्रम भी रहे जी। लेकिन एक जो विरोधी तबका है आपका, और मैं सिर्फ स्पेसिफिकली आपकी बात नहीं कर रही, जो भी कथावाचक हैं या जो सनातन की दिशा में काम कर रहे हैं, बार बार ये कहा जाता है कि मंच से आप मोक्ष की बात करते हैं, आप सिंपल लाइफ स्टाइल की बात करते हैं, लेकिन सारे बाबा लोग जो हैं वो विदेश दौरे भी कर रहे हैं, यॉट पे भी घूम रहे हैं और एक लग्जरी लाइफ स्टाइल चश्मा लगाते हैं, टोपी लगाते हैं, महंगी गाड़ी पे घूमते हैं। पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि हमने आज तक कभी माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाए।
क्योंकि हम खुद माया लेकर प्रवचन देते। बहुत सीधी सी बात है, ये बात हम मंच से भी बोलते हैं और आपके चैनल पे तो आज बोल ही रहे हैं। हम माया छोड़ने के प्रवचन नहीं, और हम देश में माया छोड़ने के प्रवचन इसलिए भी नहीं सुनाते कि यदि सब बाबा बन जाएंगे तो भारत का हाल क्या होगा। आज 100 रुपया है डॉलर, कल 200 हो जाएगा। हम देश को आर्थिक और पारमार्थिक संपन्न बनाना चाहते, इसलिए माया छोड़ने के प्रवचन हम नहीं सुनाते। दूसरी बात रही स्टाइलिश की, तो जब नाचने गाने वाले स्टाइलिश जी सकते हैं तो महात्मा क्यों नहीं जी सकते? साधु में कौन सा अपराध है? पर उनसे तुलना थोड़ा मोक्ष में ये कपड़े कोई बाधक थोड़ी बन रहे। मोक्ष के मार्ग में चश्मा कोई बाधक थोड़ी बन रहा। मुक्ति तो कामनाओं की मुक्ति होती है। लेकिन सवाल तो ये भी है कि बागेश्वर बाबा को आम लोग तो अफोर्ड कर नहीं सकते कथा के नहीं, हम तो साधारण गांव में रहते हैं। इतनी महंगी हो गई हैं। नहीं कोई महंगी, हम कोई वस्तु थोड़ी बेचते हैं जो महंगी हो गई। हमारा कोई धंधा थोड़ी है कि महंगा हो गया। चेलों की अपनी श्रद्धा होती है और वो हमें देते हैं, तो हम कैंसर हॉस्पिटल और कन्या विवाह में लगा देते हैं। कौन सा बुराई करते हैं? मतलब ऐसा कोई फीस या चार्ज नहीं है? चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। कथा से महंगा कुछ नहीं है और कथा से सस्ता कुछ नहीं। धंधा थोड़ी है ये। अच्छा, जो लोग आपसे सेवा है सनातन की। जो लोग ये कहते हैं कि बाबा एक पार्टी के बाबा हैं, उन्हें क्या कहेंगे आप? उनको कहेंगे कि उनको कोई ना कोई ऐसी बीमारी है जो हमें सिर्फ एक ही नजर से देखती। हम सबके, सूर्य सबका है, चंद्रमा सबका है, गंगा सबकी, ऐसी साधु सबके। बस लोगों ने वर्तमान सरकार के कुछ लोगों के साथ देखते हैं या जो मिलते जुलते आते रहते, जो आए सबका स्वागत हम करते। हम तो कहते सब आए हमारे पास, सब हमारी कथा करवाएं, जिसकी जिसकी श्रद्धा हो वो हमें कहें। नहीं श्रद्धा तो बात अलग, हम सबकी कथा करने को तैयार। हर पार्टी विपक्ष के नेता आ रहे हैं आपके पास, मुलाकात आते रहते हैं, मिलते हैं। हमने कांग्रेस की कथा की, कांग्रेस के हमारे यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी आए थे, छिंदवाड़ा में कथा की, उनके यहाँ कथा की। उन्होंने विशाल प्रतिमा हनुमान जी की बना रखी। हमारे मध्य प्रदेश के एक बहुत ही सुप्रसिद्ध वो भी पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी, उनके सुपुत्र हमारे बहुत परिवार जैसे, उनके यहाँ जाते। हमारी पहली कथा जो टीवी पर लाइव हुई वो भी एक कांग्रेस के ही मध्य प्रदेश के बड़े कद्दावर नेता श्री पज्जन चतुर्वेदी जी, हमारे छतरपुर जिले के, उन्होंने ही कथा करवाई थी। और हमारे सपा से भी बहुत लोग जुड़े। हमारे यहाँ एक पूर्व में सपा में विधायक रहे, सपा से चुनाव लड़े थे शुक्ला जी, वो भी आज जुड़े। सब लोग हर पार्टी के हमसे जुड़े, बस कुछ लोगों ने एक रूमर फैला दिया। आपसे मिलने तो आ रहे हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से जब बयान दे रहे हैं तो उस टाइम पर विरोध में भी बोलते हैं। फिर वो सबकी अपनी अपनी इच्छा है। इस देश में स्वतंत्रता है, आजादी है बोलने की, तो सबको बोलने का मौका मिलता। तो कई लोग टीआरपी के लिए बोलते थे, अब कोई है नहीं तो फिर बोल देते हैं, तो बोले बाबा जी को ही लपेटे में ले लो। तो ये पूरी बातचीत, पूरा इंटरव्यू आप एनडीटीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। कचहरी में अब ऑपरेशन सिंदूर की बात, जिसे लेकर अभी तक खुलासे ही हो रहे हैं, राज सामने आ रहे हैं। एनडीटीवी का एक पॉडकास्ट इस वक्त पाकिस्तान में सुपर वायरल है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस पॉडकास्ट में उस महिला फाइटर पायलट का जिक्र था जिसने पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को तबाह करने के लिए उड़ान भरी थी, मिसाइल दागी थी। सरहद पार आतंकवादियों के ठिकानों को मिट्टी में मिलाने वाला ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें देश की सेना और वायुसेना ने वो पराक्रम दिखाया जिसकी गूंज आज भी इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक सुनाई दे रही है। लेकिन इस पूरे अभियान का सबसे बड़ा और स्वर्णिम अध्याय लिखा देश की नारी शक्ति ने। एनडीटीवी के कंट्रोल ऑल डिफेंस पॉडकास्ट में रिटायर्ड एयर मार्शल नागेश कपूर शामिल हुए और उन्होंने बताया कि कैसे महिला शक्ति ने पाकिस्तान को धूल चटा दिया। We had the first batch of 3 pilots, join and enter the combat, the fighter squadrons, right? Avni, Mohana, and the third one, I forget. Bhavna. Who's now fighter combat leader. Yeah, who's just been tag declared. Cleared. Was it 2016 is what I'm thinking now? Yeah. Was it? Yes. Yeah. Okay. 2015, you must be right. 2016. Yeah. And they are now a part of this, and they flew, ops during Sindoor as well, right? In fighter pilots, as fighter pilots. Could you tell us about that? I mean,
there's not much to say of that. I mean, we never discriminated between the fact that they were girl pilots or boy pilots. They went through the same bit of training that everyone goes through. Once they were commissioned, thereafter they went through the same grind in the squadrons that anyone would go through without any bias towards their being women or nothing of the kind. In case the corrective actions were to be taken, then they must have been taken when the CEOs and the flight commanders would pull them up by the ears to make sure that they fell in line. And so they were just another fighter air crew as far as we were concerned. अत्याधुनिक फाइटर जेट्स के कॉकपिट में बैठकर जब भारत की बेटी ने गर्जना की तो दुश्मन के पास संभलने तक का मौका नहीं था। रिपोर्ट्स हैं कि मुरिदके में लश्कर तैयबा के मुख्यालय और बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को तबाह करने वाले स्ट्राइक पैकेज में भारतीय वायुसेना की महिला फाइटर पायलट शामिल थी, जिन्होंने रैम्पेज और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों के सटीक प्रहार से आतंक की आकाओं की नींद उड़ाई। So there were no planning considerations above and over what would have been for a normal male fighter air crew. Yeah. So there were no planning considerations as far as they were supposed to do a job. In fact, this question was asked to me even when I was giving that briefing for the conduct of Vayu Shakti, which happened in the month of February. I was asked how many girl pilots are going to be there as for the Vayu Shakti, and it was my response was that why must I be counting girls versus boys? I mean,